नमस्कार दोस्तों, आज हम संयुक्त फलन टॉपिक शुरू करते हैं। संयुक्त फलन। तो मान लीजिएगा मेरे पास में एक फलन है f a से b में, तथा एक फलन है मेरे पास में g, वो है b से c के अंदर। ठीक है, ये मान लीजिएगा मेरे पास में a समुच्चय है, ये मेरे पास में b समुच्चय है और ये मेरे पास में c समुच्चय है। ए से बी के अंदर तो एफ फलन है और बी से सी के अंदर जी फलन है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर एक्स अवयव लेता हूँ तो ये फलन एफ लगेगा, इस पर एफ लगने के कारण इसके अंदर आ जाएगा एफ एक्स। तो अभी इस एफ एक्स पर ये जी फलन लगेगा, जी फलन लगेगा तो इसके अंदर ये आ जाएगा जी और ब्रैकेट में एफ एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस एक्स का जो रिलेशन है इस जी एफ एक्स से, ये कौन से फलन के अंतर्गत हुआ, और ये हो गया क्योंकि एक्स ये जी एफ एक्स बना तो मैं यहाँ एक गोफ फलन कह सकता हूँ इसे। और ये गोफ फलन कहाँ से कहाँ तक है? ये गोफ फलन है मेरे पास में ए से सी के अंदर। ठीक है, और ये कैसा फलन है? ये है गोफ एक्स का जो मान है वो जी एफ एक्स के बराबर आता है। ठीक है, जी ओवर एफ, गोफ इसे जी ओवर एफ भी रीड करते हैं अपन। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ मेरे पास में एफ तो था ए से बी के अंदर और जी फलन था बी से सी के अंदर। तो कौन सा फलन आया? गोफ, यानी कि गोफ फलन आया ये। और ये कब आया? जब ये चीज़ उभयनिष्ठ थी और ए से सी में परिभाषित था। गोफ कहाँ से कहाँ तक? ए से सी में, तो ये तो कॉमन हो गए। तो ए से सी में परिभाषित हुआ कौन सा? गोफ फलन। इसको अपन इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ए से सी में फलन कौन सा? गोफ। ठीक है, तो गोफ फलन परिभाषित होने के लिए एक शर्त ये है कि हमारे पास में एफ का यहाँ तो सहप्रांत है उसके बराबर, यहाँ एफ का परिसर है वो उप समुच्चय होना चाहिए जी के प्रांत का, तब भी गोफ फलन परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर मान लीजिएगा एफ फलन हो ए से बी में, ओके, और जी फलन हो बी से ए के अंदर, तो हम देखते हैं कि ये चीज़ उभयनिष्ठ है। ओके, ये चीज़ उभयनिष्ठ होने के कारण ए से ए में, ए से ए के अंदर कौन सा फलन होगा? गोफ। गोफ फलन तो हो गया ए से ए के अंदर। और इसी प्रकार से यही चीज़ को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, जी बी से ए में और एफ है वो ए से बी में। ठीक है, इसी को इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिखा मैंने, तो ये चीज़ उभयनिष्ठ हो गई। ये चीज़ उभयनिष्ठ होने के कारण बी से बी में कौन सा फलन हो गया? फोक। फोक फलन हो गया बी से बी में। यानी कि अगर एफ हो ए से बी में और जी फलन हो बी से ए में, तो दोनों ही फलन परिभाषित किए जा सकते हैं, गोफ फलन भी और फोक फलन भी परिभाषित किया जा सकता है। और इसके साथ ही अगर मान लीजिएगा एफ फलन ए से ए में हो और जी फलन भी ए से ए में ही हो, तो फोक और गोफ दोनों ही ए से ए में परिभाषित होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मान लीजिएगा एफ फलन है वो है पी से क्यू में और जी फलन है वो क्यू से आर में है, सपोज मान लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फलन परिभाषित होगा? तो हम देखते हैं कि ये चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये Q से Q में जा रहा है, तो यहाँ P से R में परिभाषित होगा फलन, और वो कौन सा होगा? गोफ फलन परिभाषित होगा। गोफ फलन हो गया P से R के अंदर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे छोटा सा। अगर मान लीजिएगा F फलन हो, वो तो है मेरे पास में A से C के अंदर, और G फलन है मेरे पास में B से A के अंदर, तो यहाँ कौन सा फलन परिभाषित होगा? क्या फोक होगा या फिर गोफ? कौन सा परिभाषित होगा यहाँ? तो हम चेक करते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि जो चीज़ उभयनिष्ठ है उसे उस प्रकार से लिखते हैं। तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, जी बी से ए में परिभाषित है और एफ है वो ए से सी में परिभाषित है, तो ये उभयनिष्ठ आ गए ना। तो बी से सी के अंदर, बी से सी के अंदर कौन सा फलन परिभाषित होगा? फोक। फोक फलन यहाँ परिभाषित किया जा सकता है कहाँ से कहाँ तक? बी से सी के अंदर।
ठीक है। अब ये तो थी सहप्रांत और प्रांत अगर उभयनिष्ठ होते हैं, दोनों के अंदर एक का सहप्रांत और दूसरे का प्रांत। कई बार फोग और गोफ उस स्थिति में परिभाषित किया जाता है जब परिसर देखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा एफ फलन है वो मेरे पास में ए से आर के अंदर परिभाषित है, और जी फलन है वो मेरे पास में क्यू से जेड से जी फलन है वो जेड से और आर के अंदर परिभाषित है, ठीक है। यहाँ मैं ले लेता हूँ एफ फलन, तो ले लेता हूँ एफ फलन ले लेता हूँ मैं महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। और महत्तम पूर्णांक फलन ये आ गया ये, ठीक है। और जी फलन ले लेता हूँ मैं यहाँ जी फलन ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर। तो देखो बच्चों, अगर अपन कहें कि जी ये तो आर से आर में परिभाषित है, यहाँ ना तो फोग होगा ना गोफ परिभाषित होगा, तो ये हमारी धारणा गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी? तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि हमें यहाँ परिसर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चूँकि एफ फलन है, एफ फलन का परिसर है वो आता है जेड, यानी कि ये जेड आता है, ठीक है। और ये जेड से आर में परिभाषित है, ठीक है। तो यहाँ एफ का परिसर, ठीक है, एफ का परिसर है वो जी के प्रांत का उपसमुच्चय है ना, यहाँ जेड। तो यहाँ गोफ फलन परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ थी कि फोग या गोफ उस स्थिति में परिभाषित किया जा सकता है यदि एक का परिसर दूसरे के प्रांत का उपसमुच्चय हो, उस स्थिति में, ठीक है भी। अब हम संयुक्त फलनों की कुछ विशेषताएं करेंगे। विशेषताएं, ठीक है। सबसे पहली विशेषता है कि फोग या गोफ यानी कि संयुक्त फलन क्रम निम्न नहीं होता, यानी कि गोफ फलन है इज नॉट इक्वल टू फोग फलन, ठीक है। ये क्रम निम्न नहीं होता है। तो हम इसके लिए ऐसा ले लेते हैं दो फलन ये प्रूव करने के लिए कि जहाँ फोग और गोफ दोनों ही परिभाषित हो, यानी कि अगर मैं एफ ले लेता हूँ आर से आर के अंदर और जी भी ले लेता हूँ आर से आर के अंदर, ठीक है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज एक्स स्क्वायर और जी एक्स सपोज मेरे पास में 2x है, ठीक है। तो देखिए आर से आर में, ये भी आर से आर में है, तो यहाँ दोनों फलन ही फोग और गोफ दोनों ही परिभाषित किए जा सकते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले तो फोग एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, फोग एक्स तो यानी कि एफ और ब्रैकेट में जी एक्स, ठीक है। एफ और जी एक्स का मान रख दिया मैंने 2x, ठीक है भी। और एफ फलन के अंदर अभी 2x रखना है हमने, ठीक है। एफ फलन मेरे पास में ये है और इसके अंदर x की जगह 2x रखना है, तो 2x और ऊपर आ गया स्क्वायर इसका, तो ये बना 4x स्क्वायर। अब मैं गोफ फलन निकाल लेता हूँ, गोफ एक्स इज इक्वल टू जी और ब्रैकेट में एफ एक्स, ठीक है। अभी जी फलन के अंदर एफ एक्स की वैल्यू रखिएगा, तो पहले तो एफ एक्स की वैल्यू रखी एक्स स्क्वायर, ओके। और जी फलन में एक्स स्क्वायर रखना अभी, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। जी फलन ये था, x की जगह एक्स स्क्वायर रखा हमने, तो यहाँ 2x स्क्वायर आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं आई, इसका मतलब फोग और गोफ दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरी विशेषता ये है कि संयुक्त फलन संक्रिया वो सहचर्य होती है, यानी कि एफ ओवर जी ओवर एच इज इक्वल टू एफ ओवर जी ओवर एच। ये अपन एक एग्जांपल ले लेंगे और उसमें ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तीसरी विशेषता ये है कि अगर एफ व जी अकेक्य छादक हो तो संयुक्त फलन भी गोफ भी अकेक्य छादक होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, इसका भी अपन एक एग्जांपल के अंदर प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम इस संयुक्त फलन संक्रिया से संबंधित 1.1 के प्रश्न शुरू करेंगे। तो आइए अब हम प्रश्न शुरू करते हैं यहाँ 1.1 के, ठीक है। मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, यदि f है वो r से r के अंदर है और जी फलन है वो भी आर से आर के अंदर है, तो हम देखते हैं कि फोग और गोफ यहाँ दोनों ही परिभाषित होंगे क्योंकि दोनों एक ही समुच्चय के अंदर परिभाषित किए गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में भी कहा गया है फोग एक्स और गोफ एक्स ज्ञात कीजिए, और इसके अंदर इसका पहला पॉइंट है एफ एक्स का मान दे रखा है मुझे 2x + 3
और जी एक्स का मान दे रखा है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो मैंने फोग और गोफ दोनों ही ज्ञात करने हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कि फोग व गोफ दोनों परिभाषित हैं। कई बार क्या होता है कि परिभाषित होता ही नहीं है और फिर भी हम कैलकुलेट कर देते हैं, तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि क्या फोग और गोफ परिभाषित है या नहीं है। तो यहाँ ये एफ यहाँ भी आर था, आर से आर में परिभाषित थे दोनों ही ये, इस कारण से फोग और गोफ दोनों ही परिभाषित होंगे। ठीक है, तो हम अब सबसे पहले हम फोग एक्स निकाल लेते हैं। फोग एक्स इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट में जी एक्स। ठीक है, बच्चों ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो हम जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो जी एक्स की वैल्यू रख दी हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब एफ एल एन के अंदर, एफ एल एन मेरे पास में ये है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5 रखना है एक्स की जगह, तो 2 और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस का 3। ठीक है, अब इसे सरल कर लिया तो 2x स्क्वायर, ये 10 बना, 10 और 3 13 हो गया। ठीक है, ये तो फोग एक्स आ गया। अब मैं गोफ एक्स और निकाल लेता हूँ। गोफ एक्स इज इक्वल टू जी और ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स। ठीक है, तो पहले तो एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू रखी 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये आ गया भाई। अब जी फलन के अंदर ये रखना हमने, तो ये हुआ भाई 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 5। ये कैसे हुआ, देखो जी फलन मेरे पास में ये था x, जी फलन के अंदर ये 2x प्लस 3 रखना था, x की जगह यहाँ मैंने 2x प्लस 3 रखना था, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसे सरल कर लेते हैं, ये आ गया 4x स्क्वायर और 3 दूनी 6 दूनी 12x और प्लस 9 बनेगा, 9 और 5 ये हो गया 14। ठीक है, ये हमारे पास में फोग आ गया और ये गोफ आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था कि इसके अंदर हमें फोग और गोफ ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर पहले का ही दूसरा भाग है, ये हमने पहला भाग सरल किया। अब हम इसका दूसरा भाग सरल करेंगे और दूसरे भाग के अंदर हमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस 8 और जी एक्स की वैल्यू दी गई है 3x क्यूब और प्लस का 1। ठीक है, यहाँ भी चूँकि f है वो भी r से r में था, f है वो भी r से r में और g फलन है r से r में। ठीक है, तो इसलिए फोग व गोफ दोनों परिभाषित होंगे। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करेंगे। पहले सबसे पहले तो फोग एक्स निकाल लेते हैं, फोग एक्स। ठीक है, तो सॉरी एफ और ब्रैकेट के अंदर जी एक्स। ठीक है, तो एफ फलन के अंदर जी एक्स की वैल्यू रखी, तो जी एक्स फलन मेरे पास में ये है और मैंने ये रख दिया 3x क्यूब और प्लस का 1। अब एफ फलन के अंदर ये रखना है मैंने, तो एफ फलन मेरे पास में ये और इसके अंदर ये रख दिया हमने 3x क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस का 8। अब इसे सरल कर लेते हैं और इसे सरल किया हमने, तो सरल किया तो ये आ गया भाई 9x की घात 6 प्लस 6x क्यूब और प्लस 1 बना और 1 और 8 हो गए 9 मेरे पास में। ठीक है, अब मैं इसी प्रकार से गोफ फलन ज्ञात कर लेता हूँ। गोफ एक्स इज इक्वल टू जी और ब्रैकेट में एफ एक्स, तो जी और एफ एक्स की वैल्यू रखी सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 और जी फलन के अंदर ये वैल्यू रखनी है हमने, तो यानी कि 3x क्यूब यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 8 का क्यूब और प्लस फोग एक्स आ गया और ये मेरे पास में गोफ एक्स आ गया। आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं आगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसके पश्चात इसका तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। तो तीसरा क्वेश्चन है इसका तीसरा भाग, पहले क्वेश्चन का तीसरा भाग हमें दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स और जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो चूंकि f है वो r से r में था और g फलन भी r से r में था, तो यानी कि फोग और गोफ दोनों परिभाषित होंगे। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है क्योंकि कई बार परिभाषित नहीं होता है और फिर भी हम परिभाषित करके मान निकालेंगे तो ये गलत हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फोग और गोफ दोनों परिभाषित है। ठीक है, तो ना अब मैं सबसे पहले फोग एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। फोग एक्स, तो एफ और ब्रैकेट के अंदर जी एक्स। ठीक है भाई, तो एफ और जी एक्स की वैल्यू रखी, जी एक्स की वैल्यू है मोड एक्स। एफ एल एन के अंदर मोड एक्स रखना है, तो ये मोड एक्स ही आ गया मेरे पास में। अब मैं गोफ एक्स और निकाल लेता हूँ और गोफ एक्स आ गया मेरे पास में जी और ब्रैकेट में एफ एक्स। ठीक है, जी
एफ एक्स की वैल्यू रखी, एफ एक्स की वैल्यू एक्स ही है और जी एक्स बनाई है, जी एक्स की वैल्यू मोड एक्स है, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। यहाँ ये फोग और गोफ तुल्य फलन कहलाएंगे। और तुल्य फलन कब होते हैं? तुल्य फलन होने के लिए एक विशेषता तो ये होती है कि दोनों के प्रांत सेम होने चाहिए, दूसरा दोनों के सहप्रांत भी सेम होना चाहिए, तीसरा एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, ये भी सेम होना चाहिए फॉर ऑल एक्स। ठीक है, तो यहाँ मैं देखता हूँ कि एफ है वो भी आर से आर में था, और जी फलन है वो भी सॉरी फोग है वो भी आर से आर में होगा, और गोफ है वो भी आर से आर में ही होगा। ठीक है, इसलिए और इनकी वैल्यूज़ भी दोनों की सेम ही आई है, इसलिए ये तुल्य फलन है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसका चौथा क्वेश्चन करेंगे, और चौथे क्वेश्चन में हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2x और प्लस 3, और जी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 4। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप सेल्फ करने की कोशिश करें, मैंने इसके 3 पार्ट करवा दिए हैं, चौथा पार्ट है आप सेल्फ करें, तो बहुत ही आसान है। ठीक है भाई ना, अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया हमें, क्वेश्चन नंबर 2 है यदि a इज इक्वल टू दे रखा है a, b, c, और 20 मुझे में दिया गया है u, v और w। ठीक है भाई, और f दिया गया हमें, f इज इक्वल टू मान लिया कोष्टक के अंदर a v और b u और दिया गया है c w। ठीक है, और g फलन दिया गया है u b। ठीक है, और v a और w c। ठीक है, ये दिया गया, और फोग और गोफ ज्ञात करना है, फोग व गोफ ये हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो और साथ में ये कहा गया था कि f फलन है वो तो a से b के अंदर है, और g फलन है वो है b से a के अंदर। तो हम हल शुरू करते हैं इसका। अब देखो बच्चों, f है वो तो a से b के अंदर है, और g फलन है b से a के अंदर है। ठीक है, तो यानी कि ये सेम है, तो a से a के अंदर गोफ होगा, इसलिए गोफ फलन वो तो होगा a से a के अंदर। ठीक है, अब मैं गोफ की वैल्यू निकाल लेता हूँ, गोफ a के अवयव के लिए वैल्यूज निकालूंगा। a के अवयव कौन से, a b c है। ठीक है भी, तो a के लिए वैल्यू निकालता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिएगा गोफ a की वैल्यू, तो ये g गोफ a, तो ये बनेगा g और ब्रैकेट में f है। ठीक है भाई, तो जी एफ ए की वैल्यू है मेरे पास में, एफ ए की वैल्यू है v, और ये जी वी बना, और जी वी की वैल्यू आई है, जी वी फलन जी वी की वैल्यू है मेरे पास में a। ठीक है, यानी कि गोफ a की वैल्यू है वो a ही आ जाएगी। ठीक है, ठीक है भाई, अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ, बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो मैं इसे a की वैल्यू a से आ गई। ठीक है, अब मैं a के दूसरे अवयव की वो वैल्यू b, तो पहले तो एफ बी की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एफ बी की वैल्यू u है, फिर जी यू की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, और जी यू की वैल्यू आ गई वापस b, और इसी प्रकार से ये c का रिलेशन है, c से ही आ जाएगा। तो आपने कैसे करना है, ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपने गोफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, और गोफ b की वैल्यू भी फाइंड करनी है, और गोफ c की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने एक वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई थी आपको, आप उसी की प्रकार से इसकी गोफ बी और गोफ सी भी निकाल लेंगे। ओके, अब मैं आपको इस फोग वैल्यू निकालना सिखाता हूँ, फोग की भी, तो मैं थोड़ी सी इरेज कर लेता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि अब मैं ऐसा करता हूँ, जी फलन है वो बी से ए में है, और एफ फलन है ए से बी के अंदर। तो देखो बच्चों, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, तो बी से बी के अंदर फोग फलन परिभाषित होगा। फोग फलन कहाँ से कहाँ तक, बी से बी के अंदर। ठीक है, तो यानी कि फोग मुझे कौन कौन से अवयवों की, बी के अवयवों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि फोग यू यहाँ कुछ आएगा मेरे पास में, और वी के लिए भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ कुछ आएगा, और डब्ल्यू और कोमा यहाँ कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, जैसे गोफ ए की निकाली थी, अभी फोग यू की निकालेंगे। तो मैं एक वैल्यू निकाल देता हूँ फोग यू की। फोग यू की किस प्रकार से निकालेंगे हम, एफ और ब्रैकेट में जी यू। ठीक है भी, अब एफ और जी यू की वैल्यू है बी, जी यू की वैल्यू है बी।
एफ बी बना, एफ बी की वैल्यू है यू, यानी कि फोग यू की वैल्यू यू ही आ गई है। इसी प्रकार से ये वैल्यू और ये वैल्यू आपने निकालनी है और निकाल के दिखानी भी है, तब ये क्वेश्चन सरल हो पाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर इसका 3 करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है यदि f है वो r प्लस से r प्लस में तथा g फलन है वो भी r प्लस से r प्लस में, ठीक है, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्र और gx है वो मेरे पास में रूट एक्स, और गोफ और फोग ज्ञात करना है। ठीक है, फोग व गोफ ज्ञात करो। और क्या ये तुल्य फलन है, ये भी पूछा गया, क्या ये तुल्य फलन है, ये भी पूछा गया है। तो हम शुरू करते हैं। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले तो हम फोग व गोफ दोनों परिभाषित है ये लिखेंगे। अब दोनों क्यों परिभाषित है, क्योंकि दोनों एक ही समुच्चय में परिभाषित किए गए हैं और दोनों ही r प्लस से, फोग भी r प्लस से r प्लस में व गोफ भी r प्लस से r प्लस से r प्लस में, ये दोनों ही परिभाषित होंगे ना। सबसे पहले तो मैं फोग x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो f और ब्रैकेट में gx, ठीक है। तो f और gx की वैल्यू रखिए, gx की वैल्यू है रूट एक्स, f फलन के अंदर रूट एक्स रखेंगे, f फलन के अंदर रूट एक्स रखा, ये रहा फलन, इसके अंदर रूट एक्स रखा, तो रूट एक्स का स्क्वायर यानी कि ये एक्स स्क्वायर बन गया। ठीक है, सॉरी ये मेरे पास में इसका स्क्वायर किया, ये एक्स आ गया। अब मैं गो फलन निकालता हूँ, गोफ एक्स, तो हो गया g और ब्रैकेट में एफ एक्स। तो g फलन के अंदर एफ एक्स रखेंगे अपन, एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास में एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो और g फलन के अंदर x के रखा, तो इसके अंदर रूट एक्स के अंदर x के रखा और इसे सॉल्व किया तो मेरे पास में x आ गया। तो हम देखते हैं कि फोग x की वैल्यू भी x आ रही है और गोफ x की वैल्यू भी x आ रही है, और दोनों के प्रांत भी सेम है और सह प्रांत भी सेम है। अतः नंबर 1, f का प्रांत, सॉरी फोग का प्रांत, फोग का प्रांत इज इक्वल टू गोफ का प्रांत, दोनों सेम है। दूसरा पॉइंट, फोग का सह प्रांत इज इक्वल टू गोफ का सह प्रांत, ये भी सेम है। तीसरा पॉइंट, दोनों की वैल्यूज भी इक्वल है, फोग एक्स इज इक्वल टू गोफ एक्स, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, सभी के लिए ये वैल्यूज भी सेम। अतः फोग और गोफ ये तुल्य फलन है, ठीक है भी, और ये हमारे पास में तुल्य फलन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरा हुआ, ठीक है भी।